देख रहे हैं साधना न्यूज, आपके साथ मैं अंजलि। आप सभी का स्वागत करते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हमारे इस बुलेटिन में। खबरों की ओर बढ़ेंगे उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पे। सामाजिक कार्यक्रम में शामिल हुए भूपेश बघेल, 98 करोड़ रुपए की दी सौगात। धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर का किया शुभारंभ। टीकाकरण को लेकर के छात्रों में जबरदस्त उत्साह। पहले दिन 18,000 से भी ज्यादा छात्रों को लगे वैक्सीन। कलेक्टर ने टीकाकरण के केंद्रों का किया निरीक्षण। डोगरगांव में वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत। ब्लॉक के 44 स्कूलों में हुआ टीकाकरण। पहले दिन 3,500 बच्चों को लगी वैक्सीन। कुरबाई में विधायक कप का हुआ शुभारंभ। हिंदुस्तान हार्डवेयर के तत्वाधान में हुआ शुभारंभ। बीजेपी जिला अध्यक्ष राकेश सिंह यादव ने किया शुभारंभ। भिंड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। स्नैक तस्करी गिरोह का किया पर्दाफाश। 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। खैरगढ़ विधानसभा में आयोजित राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जयंती और सम्मान समारोह में मां भगवती शांक भारी पूजा अर्चना कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री बघेल ने इस अवसर पर 6 खदान और साथ ही 58 करोड़ 79 लाख रुपए के विकास कार्यों का सौगात भी दिया है लोगों को। वहीं साथ ही मुख्यमंत्री ने नगर पंचायत में शासन द्वारा जन सामान्य को सस्ती दवाओं की उपलब्ध सुनिश्चित कराई है और सुनिश्चित कराने के लिए ही धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर का भी शुभारंभ किया है। इस अवसर पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, खाद्य मंत्री और राजनांदगांव जिले के प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत समेत कई लोग भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाईटेक सब्जी मंडी निर्माण और उदनाय की हाईटेक नर्सरी निर्माण के नाम पर भी 1 एकड़ भूमि सामाजिक भवन के लिए और 50 लाख रुपए की भी घोषणा की है। बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन और समाज के नारी शिक्षा के प्रति जो सावित्रीबाई फुले के योगदान है देश कभी नहीं भूल सकता। और सावित्रीबाई फुले के तस्वीर सभी प्राइमरी और मिडिल स्कूल में लगाया जाएगा, इसकी मैं घोषणा मैंने की। पटेल समाज के और विभिन्न मांगे थी भवन बनाने के, जमीन के, उसकी भी मैंने घोषणा की है। कोरोना जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उसको लेकर क्या शासन क्या ला रहा है? देखिए, कोरोना जिस हिसाब से बढ़ा हम लोग लगातार उसको नजर रखे हुए हैं और हमारी कोशिश होगी कि जनजीवन प्रभावित हुए बिना कोरोना से हम लड़ सकें। कसडोल में टीकाकरण को लेकर के छात्रों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला, जहां पर पहले ही दिन शाम के 5 बजे तक 18,000 से भी ज्यादा छात्रों को वैक्सीन का टीका लग चुका है। जानकारी के अनुसार कुल 18,993 डोज लगाई जा चुकी है, जिसमें कि विकास खंड सिमगा में 3,588, कसडौल में 1,863 और फ्लारी में 2,091, बादौल बाजार में 4,236 डोज भी शामिल है। टीकाकरण के दौरान ही कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने स्कूलों में बनाए गए टीकाकरण केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण कर जायजा लिया है। उन्होंने बादौल बाजार में शहर के पंडित चक्रपणी स्कूल और साथ ही शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पहुंच करके बच्चों के टीकाकरण संबंधित भी जानकारी लिया है। उन्होंने बच्चों और स्वास्थ्य विभाग की टीम से मिलकर हालचाल जाना। इस दौरान अपर कलेक्टर राजेंद्र गुप्ता और बादौल बाजार एसडीएम समेत कई तमाम लोग भी वहां पर मौजूद रहे। कोरोना महामारी से बचाव को ध्यान में रखते हुए ही अब किशोरों को भी एंटी कोरोना टीका लगाने की शुरुआत सोमवार से ही हो चुकी है। इसी कड़ी में डोगरगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत पूरे ब्लॉक में कल 44 स्कूलों सहित अन्य स्थानों पर 15 साल से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई है। जहां हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने भी चर्चा में बताया है कि वो पहले वैक्सीनेशन से डर रहे थे, लेकिन जागरूकता और बीमारी को देखते हुए उन्होंने टीकाकरण लगवाया है। वहीं साथ ही आपको बता दें कि पूरे ब्लॉक में 15 से 18 साल के लगभग 8,000 बच्चों का वैक्सीनेशन भी किया जाना है, जिसमें कि सोमवार को पहले दिन लगभग 3,500 बच्चों को वैक्सीनेशन लगाई गई है। कोरोना से लड़ने के लिए अभी फैल रहा है, फिर आप लोग जागरूक करोगे और बाकी लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए? अच्छा, वैक्सीन लग गया? कैसे लग रहा है अभी वैक्सीन लगने के बाद? ठीक है, अपना अनुभव बताइए। ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है।
डर लग रहा था शुरू में, अभी नहीं लग रहा है अब? ठीक है। बैठे हो? कौन से क्लास में हो अभी? कैसा लग रहा है अभी वैक्सीन लगवाना है, क्या है? अच्छा लग रहा है, हम लोग का नंबर है लगवाने के लिए, तो पहले डर लगता था लगवाने के लिए, अब नहीं लग रहा है। अब नहीं लग रहा है? घर में सभी को लग गया तुम्हारे यहाँ? ठीक है। और भी लोगों को जागरूक करोगे वैक्सीन के लिए? जांजगीर चांपा जिले में कोरोना से बचाव के लिए 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के वैक्सीनेशन को लेकर के 3 जनवरी से इसको शुरू किया गया है। वहीं जिले में 15 प्लस के लगभग 1,04,000 किशोर किशोरियों को टीकाकरण लगाया जा चुका है और इसका लक्ष्य रखा गया है। वहीं टीका लगवाने के लिए बहुत से लोगों को 1 जनवरी से कोविड ऐप पर अपना पंजीकरण कराना था। वहीं कुछ ने सीधे ही वैक्सीनेशन पहुंच करके वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच करके अपना पंजीकरण कराते हुए वैक्सीन टीका लगवाया है। कोरोना से बचाव के लिए 15 प्लस के हितग्राही लंबे समय का टीकाकरण कर इंतजार भी लोग कर रहे थे। वहीं साथ ही टीका लगवाने के बाद ही हितग्राहियों के मन से कोरोना संक्रमण को लेकर के डर अब कुछ कम हो गया है। अभी तो वैक्सीन लगवा दी, क्योंकि बड़े पहले 18 प्लस के लिए आया था वैक्सीन और अब हम लोग के लिए भी 15 प्लस के लिए आ गया है, तो पहले दिन हम लोग पहला डोज लगा के काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं। किस तरह से इससे आपको लाभ मिलेगा? फर्स्ट डोज लगवा लिए तो अब सेकेंड डोज के बाद फिर ठीक हो जाएगा, वैक्सीनेटेड हो जाएंगे। हम लोगों ने बहुत टाइम तक इंतजार किया। जो बुजुर्ग थे उनको पहले से वैक्सीन लग चुका था और लगते आ रहा था, तो हम लोग के मन में एक डर सा हो गया था कि हम लोग कहीं संक्रमित ना हो जाए। और आज के लिए मैंने पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिया था ऑनलाइन पे और आज आके मैंने अपना फर्स्ट डोज ले लिया है। क्या कहेंगे, अपने कैसे चिंता दूर हुई? अब पहले एक मतलब दिमाग में बन गई थी कि अगर संक्रमित होंगे तो फिर हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है, पर अभी तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। अभी एकदम मन हल्का हो गया है। अब बाकी अब आराम से हम लोग घर में अच्छे से मतलब चिल कर सकते हैं। अभी अच्छा लग रहा है। फर्स्ट डोज लगाने के बाद हम लोग को पहले 18 प्लस का वैक्सीन आ गया था, अभी 15 प्लस का आगे हमने लगा लिया है। अभी डर कम हो गया है हमारे मन से। थर्ड वेव भी आ रहा है, संक्रमण होने का हमारा डर कम हो गया है। क्या कहेंगे, वैक्सीन से किस तरह से लाभ लोगों को मिलेगा और किस तरह से आपके उम्र के लोग वैक्सीन लगवाएंगे? हाँ, संक्रमण का हमारा खतरा कम हो जाएगा। मैं अनुरोध करता हूँ सबसे कि आप भी वैक्सीन लगवाएं। परासिया में आज 15 से 18 वर्ष के बालक बालिकाओं के वैक्सीनेशन का शुभारंभ किया जा रहा है। वहीं सरकारी और निजी स्कूलों में इसका शुभारंभ किया गया है। वहीं वैक्सीनेशन को लेकर के छात्र छात्राओं में भी काफी उत्साह देखने को मिला है। वहीं एसडीएम मनोज कुमार प्रजापति ने बताया है कि 43 शालाओं में कक्षा 9वीं से 12वीं के तक के लगभग 5,000 बच्चों को वैक्सीन लगाई गई है। अगले एक सप्ताह में 15,000 बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। वहीं साथ ही छात्र छात्राओं ने लेकर कहा कि वैक्सीन सभी को लगनी चाहिए। हमारे लिए आज बेहद ही खुशी का दिन है जो हमें आज के दिन वैक्सीन लगी है। क्या महसूस कर रहे हैं आप वैक्सीन लगा के? अच्छा महसूस कर रहे हैं। कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं? 11th आर्ट्स। कोई भय था आपके मन में वैक्सीनेशन को लेकर? भय तो था, क्योंकि घर में भी सभी लोगों को लगी थी, तो इस सबको बुखार आ रही थी। कई बार सुनने में आया कि लोगों की डेथ हो गई इन सब चीजों से। आप दूसरों के लिए क्या संदेश है? वैक्सीन लगाना सभी को जरूरी है, बिकॉज इससे कोरोना से सबकी सेफ्टी जरूरी है। क्या महसूस कर रहे हैं आप वैक्सीन लगा के? अच्छा महसूस कर रहे हैं। वैक्सीन को लेकर कोई डर था आपके मन में? थोड़ा सा डर लग रहा था। क्यों? कुछ होना चाहे। अच्छा, लोगों के लिए क्या संदेश है दूसरे बच्चों के लिए? वैक्सीन लगाना चाहिए उनको? सभी को लगानी चाहिए। आज परासिया अनुभाग के अंतर्गत 15 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है। आज के दिनांक हमारे द्वारा 41 सेशन संधारित किए गए हैं, जहां पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं और प्रथम डोज लगाने की कार्रवाई की जा रही है। अगले एक हफ्ते के अंदर हम 15,000 बच्चों को इसमें वैक्सीनेट कराएंगे और जल्दी से जल्दी जो भी छूटे हुए लोग हैं उनको कवर करेंगे।
तिल्दा ब्लॉक के शासकीय स्कूलों में 15 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक के छात्र छात्राओं को कोरोना टीकाकरण लगाया जा रहा है। वहीं तिल्दा के ग्राम तोहड़ा और साथी स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल में 496 छात्र छात्राओं को कोरोना टीकाकरण लगाया जा रहा है। इसी के तहत ही ग्राम किरना और टंडवा में भी स्कूली बच्चों को कोरोना टीका लगाया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ तिल्दा क्षेत्र में भी कोरोना मरीजों का मिलना अब शुरू हो चुका है। तिल्दा शहर और बैकुंठ क्षेत्र में भी कोरोना मरीजों की पुष्टि की गई है। इंदौर में कोरोना मरीजों के बढ़ते आंकड़ों के बीच मां अहिल्या पोस्ट कोविड केयर सेंटर की शुरुआत भी हो चुकी है, जिनमें मरीजों के लिए सभी सुविधाएं प्रशासन द्वारा जुटाई गई है। इंदौर में देश का दूसरा नंबर सबसे बड़ा कोविड सेंटर कोरोना के दूसरे काल में प्रशासन ने सामाजिक संगठनों की मदद से सुविधाएं जुटाकर ये बनाया है। वहीं जिसे मरीजों की संख्या कम होने के चलते ही बंद कर दिया गया था, लेकिन कोरोना की संभावित तीसरी लहर को अब ध्यान में रखते हुए फिर एक बार इसे शुरू कर दिया गया है, जिससे कि अगर भविष्य में मरीजों की संख्या बढ़ती है तो उन्हें प्राथमिक तौर पर यहां इलाज मुहिम कराई जा सके। इसके लिए ऑक्सीजन, भोजन सहित तमाम तरह की सुविधाएं भी मरीजों को मिल सके। और अभी कोविड सेंटर पर 700 से 750 बेड तैयार किए गए हैं, लेकिन अब देखना यही होगा। वहीं इस कोविड के मद्देनजर ही ये कोविड सेंटर तैयार की गई थी। धर्म जो है वो सबसे बड़ा धर्म है और कोरोना काल जो है पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा मुसीबत है और चैलेंज भी है। तो हमारे इंदौर में लोगों ने जो नगर सुरक्षा समिति है उसमें बहुत मेहनत से अपने जान की बिना परवाह किए पूरे जन सेवा किया है और उसके लिए उनको आज प्रशंसित पत्र दिया जा रहा है। और ये अपेक्षा भी की जा रही है कि जो आगे हमारे सामने जो और चैलेंजेस आएंगे तो और भी लोग हमारे साथ जुटेंगे और इस परेशानी का हल निकालेंगे। जी सर, किस प्रकार की सेवाएं दी थी लोगों ने कोरोना काल में? लोगों ने हर तरह से मदद किया, अपने इकोनॉमिक टर्म्स में भी पैसे भी दिए, अपने टाइम के साथ भी लोगों ने स्पेंड किया। लोग अपने घर से अपने परिजनों से दूर रह के जो एक इमोशनल कॉस्ट है वो भी बियर किया। तो बहुत सारे कॉस्ट है इसमें जो लोगों ने बियर किया और पूरे इंदौर को सेफ बनाने में बहुत मेहनत किया उन्होंने। कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में जो हमारा कोविड केयर सेंटर नया चालू हो रहा है और वो भी कल से चालू हो जाएगा। लगभग सर ने उनके गाइडलाइन में पूरा हम लोग ये काम कर रहे हैं और कल से वहाँ पर भर्ती भी चालू हो जाएगी और लगभग 700-750 आसपास के बेड हो जाएंगे शुरू। सामान्य चीज, सर्दी जुकाम सामान्य चीज है, लेकिन जब वो जीवाणु बैक्टीरिया आपके उसमें आते हैं तो अगर मास्क आपने पहना है और उसने पहना हुआ है तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं इन्फेक्शन के। फिर आपने सैनिटाइज करने वाली बात थी, हर 2 घंटे में करना है, साबुन से हाथ धोना है, गर्म पानी पी लेना है, वो काढ़ा जो चला था वो करना है। और मेन चीज जो है, आप हमारे समिति के लोग, पुलिस परिवार के लोग हैं, जो सर ने ही बताया है कि अगर कोई व्यक्ति है और उसको लग रहा है कि सांस लेने में दिक्कत है, अब इस बार जो सुन रहे हैं अभी सुना है कि सर्दी खांसी निमोनिया टाइप होगा, कमजोरी आएगी होगा, तो आदमी को खुद को एहसास हो जाता है कि मुझे कुछ गड़बड़ है। लेकिन अगर वो छिपाएगा ना तो फिर सेकेंड लहर में क्या हुआ, अगर आदमी 5 दिन घर में रहा है तो फिर वो। इंदौर के मध्य क्षेत्र में स्थित सरवटे बस स्टैंड की भव्य इमारत का कार्य अंतिम दौर में चल रहा है। यहां से कई राज्यों सहित प्रदेश के जिलों में भी बसें संचालित होनी है। वहीं नगर आयुक्त और साथ ही नगर निगम आयुक्त द्वारा यह बताया भी गया है कि 5 जनवरी से बस संचालकों सहित यातायात विभाग के साथ बैठक भी आयोजित होगी। बैठक को लेकर के सरवटे बस स्टैंड से जुड़े हुए तमाम विभागों को भी इसको लेकर के सूचित किया गया है, जिससे कि बस स्टैंड की शुरुआत की जा सके और साथ ही यात्रियों की तमाम तरह की सुविधाएं भी मुहैया कराई जा सके। साथ ही बस किस रूट को संचालित होंगे ये भी तय करना है, कितनी बसों को संचालित किया जाएगा और किन किन राज्यों की बसें वहां पर आएंगी, ताकि शहर में प्रवेश से लेकर के निकासी तक यातायात बाधित न हो सके। सरवटे बस स्टैंड को लेकर 5 तारीख को एक बैठक रखी गई है, जिसमें आने वाले समय में वहां का संचालन किस प्रकार से होगा, किस किस रूट की बसेस चलाई जाएंगी और क्या व्यवस्थाएं वहां हम लोगों को लगानी है। संचालन में यातायात विभाग, वहां के बस ऑनर्स एसोसिएशन को भी बुलाया गया है, जिला प्रशासन भी वहां रहेगा, आदरणीय कलेक्टर महोदय भी बैठक में रहेंगे। तो उस मीटिंग में हम लोग इसके ऑपरेशन के विषय में जो भी फाइनल डिसीजंस हैं वो लेंगे।
एक निजी चैनल के वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय ओम प्रकाश तिवारी की 3 जनवरी को 9वीं पुण्यतिथि स्थानीय गांधी आश्रम में मनाई गई। इस अवसर पर कई पत्रकारों ने अपने विचार भी रखे और कहा कि स्वर्गीय ओम प्रकाश तिवारी की सच्ची श्रद्धा है यही होगी कि युवा पत्रकार उनके पद चिन्हों पर चलकर उनसे कुछ सीखें। इस अवसर पर छतरपुर जिले के वरिष्ठ पत्रकार श्याम अग्रवाल ने बताया कि ओम प्रकाश तिवारी हमेशा से ही जुझारू पत्रकारों में से एक है और छतरपुर जिले के ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश जिले में उनका नाम ही अलग माना जाता है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार हरि अग्रवाल ने आगे कहा कि छतरपुर जिले को ओम प्रकाश तिवारी जैसे पत्रकार की आवश्यकता है, क्योंकि जिस प्रकार से हरि अग्रवाल ने मेडिकल कॉलेज की लड़ाई लड़ी उसी प्रकार से अब शासकीय महाराजा विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के लिए पत्रकारों को आगे आना चाहिए। बुंदेलखंड में जो पत्रकारिता हुई, ओम प्रकाश तिवारी जी ने उसे एक नया आयाम दिया, एक नई परिभाषा लिखी और उन्होंने पत्रकारिता को जिया। उनकी उस जिंदा दिली और पत्रकारिता के आदर्शों को याद करते हुए उनकी 9वीं पुण्यतिथि पर आज एक विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। उस कार्यक्रम में सभी लोगों ने पत्रकारिता के सारे मापदंडों को एक बार फिर से स्थापित करने के लिए संकल्प लिया। यही औचित्य था एक पत्रकार को श्रद्धांजलि देने का और यही लक्ष्य था हम सब लोगों का। जय पत्रकारिता। आज पत्रकार से हमारा यही निवेदन था कि इस तरीके से पत्रकारिता को आगे बढ़ाएं, जैसे हमारे पूर्व में छतरपुर जिले की पत्रकारिता रही है उस तरीके से, जैसे कोई भी सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ मुद्दा हो उसको आगे उठाएं और छतरपुर जिले में जितने भी हमारे दिवंगत पत्रकार हैं उनके लिए एक सहयोग और एक सद्भावना, एक हम तो ये कहते हैं कि हमारा जो भी सहयोग बनेगा हम हर प्रकार से सहयोग करने के लिए तैयार हैं कि जिससे पत्रकारों का नाम और उनकी पटशिला भी लगाई जा सके। माली समाज जनों ने देश की प्रथम महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले की जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई। तो वहीं माली समाज मंगल भवन में सभी समाज जन एकत्रित हुए और साथ ही उनके चित्रों पर माल्यार्पण भी किया और अपने विचार भी व्यक्त किए और उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया गया। वहीं सावित्रीबाई फुले महिला मंडल के सदस्य बड़ी संख्या में वहां पर उपस्थित रहे। होशंगाबाद जिले के बनखेड़ी तहसील में धान खरीदी केंद्र को और साथ ही किसानों में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। किसानों को दरअसल आपको बता दें कि केंद्र में पार्किंग की व्यवस्था न होने से किसान अपने ट्रैक्टर बीच सड़क या फिर व्यापारियों की दुकान के आगे पार्क कर देते हैं, जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानियां हो रही है और व्यापारियों को धंधे में भी काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। केंद्र में पार्किंग की व्यवस्था न होने की वजह से हाईवे पर घंटों जाम लगा रहता है। धान खरीदी में तुलाई का काम भी धीमी गति से चल रहा है, जिसकी वजह से किसान 3 दिन से अपने ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर के भरी ठंड में परेशान हैं। इस पूरे मामले को लेकर के किसानों का कहना है कि वे लगातार 3 दिन से परेशान हो रहे हैं। केंद्र में पार्किंग की व्यवस्थाएं न होने से उन्हें काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अब ऐसे में सवाल यही है कि केंद्र में पार्किंग की व्यवस्था न होने से अगर कोई बड़ा हादसा होता है तो इसका जवाबदार कौन होता है? हाल क्या है, मैसेज तो हमारा 29 तारीख का आया था, परंतु क्या है हम आए मतलब इतवार में 2 बजे लेके आए जी। उसके बाद भी यहाँ पे ना खड़े होने की व्यवस्था है, ना कुछ मतलब साइड में कोई पार्किंग बनी है, ना ही अंदर ले रहे हैं। मंडी प्रबंधक का कुछ कहना है? आपसे बात हुई है? बोली नहीं, वो तो ये बोल रहा है भाई साहब की मैसेज आपका कहते नहीं बताओ और लेके जाओ, मगर उसके बाद भी व्यवस्था वहाँ पे चाहे कोई आता है तुरंत ही अंदर हो जाता है और जो खड़े हैं उनकी कोई व्यवस्था ही नहीं हो रही। लगभग कितने दिनों से आप यहाँ लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे? हम इतवार को 2 बजे यहाँ पे आ गए थे। अच्छा, चलिए ठीक। इसी खबर पे इसी खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे मयंक श्रीवास्तव संवाददाता। जी मयंक, पहले तो ये बताइए कि क्या कुछ ही पूरा मामला निकल के सामने आ रहा है और किसान परेशान है, इसको लेकर के क्या कुछ व्यवस्था की गई है? क्या किसी प्रशासन की तरफ से कोई इसको लेकर के आई है कोई बयान? देखिए, धान खरीदी केंद्र में जो व्यवस्था है वो बिल्कुल भी
पूरी तरीके से नहीं की गई है, जिसके चलते किसानों को काफी परेशानियों को सामना भी करना पड़ता है। बात की जाए पार्किंग की, तो यहाँ पर न पार्किंग की व्यवस्था है। किसान जिसके चलते जो अपने ट्रैक्टर हैं वो सड़क किनारे पार्क करते हैं, दुकानों के सामने पार्क करते हैं, जिससे ट्रैफिक जाम होता है। व्यापारियों को अपने धंधे में प्रॉब्लम होती है। यही जब इस मामले में पूरी मंडी प्रबंधक से बात की गई तो उन्होंने भी साफ तौर पे कहा कि हमें भी पार्किंग की व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब ऐसे में सवाल यही है कि पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, अगर कोई बड़ा हादसा होता है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि एक दिन की बात नहीं है, क्योंकि किसान लगातार 3 दिन से लगातार परेशान हो रहे हैं, ठंड में परेशान होते हैं। जब वो किसानों से भी बात की गई तो उन्होंने भी यही सवाल जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने भी ये साफ तौर पर कह दिया है कि हमारी कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है, न पार्किंग की व्यवस्था है, न कोई ऐसी कोई तुलाई में भी काफी धीमी गति से की जा रही है, जिसके चलते हमें काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि किसान की और आमजन की जो समस्या उन्होंने क्या कही, इसको लेकर के गुहार लगाई है? जी, उन्होंने बोला भी था, मंडी प्रबंधक से बात की थी, लेकिन उन्होंने भी साफ तौर पर मना कर दिया है कि पार्किंग की ना यहाँ पर हमारे पास भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते ये प्रॉब्लम होती है। किसानों ने जब ये पूरी समस्या जब हमने उनसे जानना चाहा तो वो भी काफी परेशान ही बताए गए हैं यहाँ पर। इसके अलावा जो अधिकारी हैं ना वो इस मामले में कुछ ज्यादा बात करते हैं, ना कुछ कहने को कोई तैयार है। जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद इसके पूरी खबर की जानकारी देने के लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सड़क पर जैसा आपने देखा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि सड़क पर ऑलरेडी ट्रैक्टर लगाने के लेकर के किसान मजबूर हैं और वहां पर जाम का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। ऐसे में लोगों को भी परेशानियां हो रही हैं और लगातार किसानों को भी परेशानियां हो रही हैं। वहीं अब आगे अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। भिंड में स्मैक तस्करी गिरोह का पर्दाफाश करने में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने मिहोना और भिंड शहर में स्मैक तस्करी गिरोह के सदस्यों को पकड़ लिया है। इस गिरोह में महिला समेत 3 पुरुष भी शामिल है। वहीं पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस को 10 लाख की स्मैक भी बरामद की गई है। बताया यह भी जा रहा है कि आरोपी स्मैक को बेचने की फिराक में थे। जब पुलिस ने युवकों से पूछताछ की तो उन्होंने मिहोना थाना में रहने वाले मीना और उसके पति मथुरा सोलंकी के लिए काम करने की कहानी भी बताई है। इस पर महिला डीएसपी पूनम थापा और मिहोना थाना प्रभारी संजय सोनी को इस काम के लिए लगाया गया है। फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत इंदिरा नगर भीमनगर के जो क्षेत्र है वहां पे एक पति पत्नी है, वो इसका सप्लाई कर रहे हैं। पुलिस को जो सूचना प्राप्त थी, पुलिस ने इन पर जब दबिश दी तो दोनों के पास से कुल मिलाकर पुलिस को करीब 25 ग्राम स्मैक बरामद हुई। इसके आधार पर जब पुलिस ने इनसे आगे पूछताछ की तो इन्होंने स्मैक जो है वो मेहोना से लाना बताया। तो मेहोना में जिनके पास इन्होंने स्मैक लाना बताया था उनके पास जाकर आज सुबह जब पुलिस ने दबिश दी तो संबंधितों के पास से एक आरोपी और एक आरोपी के पास से करीब 70 ग्राम स्मैक और पुलिस को मिली। तो इस प्रकार कुल कार्रवाई में हम लोगों ने 4 आरोपियों को राउंड अप किया है और उनसे हमें 95 ग्राम करीब कुल कीमती 10 लाख रुपए की स्मैक बरामद हुई। इसके आगे विवेचना में जो हमारे तथ्य आए हैं उसमें ये स्मैक जो है वो आपका जालौन और मैनपुरी इन 2 जिलों से अंतर्राज्यीय जो इसके स्मैक के तस्कर हैं उनके माध्यम से ये सब। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा थाना क्षेत्र के देशी और विदेशी शराब दुकानों में डकैती का मामला सामने आया है, जहां पर कोटम सीनोर गांव की शराब की दुकान के चौकीदार के आंख में मिर्ची पाउडर डाल करके लगभग 2,27,000 रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि लगभग 7 से 8 नकाबपोश बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है। वहीं आरोपियों की सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गए हैं। सहित रिसीवर को उखाड़कर उन लोगों ने फेंक दिया, जिसकी वजह से वो कैद नहीं हो सके। वहीं चौकीदार सुख सागर पाटले ने तत्काल इस घटना की सूचना विभागीय अधिकारियों को दी है। सूचना के बाद अकलतरा पुलिस टीम तत्काल पहुंची है और साथ ही चौकी सुखर सागर पाटले और दुर्गेश यादव के बयानों के आधार पर बदमाशों का पता लगाने में भी जुटी हुई है। मैं है ना दुर्गेश के मोबाइल में ढाई वाले वीडियो देखा रहे 10-11 जनवरी से ओकर बाद पाउडर नीचा पाउडर ला आँख में छींचे प्रयास करी। मैं टंगा हमारे टंगा के पीछे का ढूंढी रहा तो मैं हाथ ला परी नीचे का गिर गया, आधा आँख में गिरी से।
आज के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए साधना न्यूज।